जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि सेना और सैनिकों पर सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि उन्हें कैंटीन की सुविधा मिलती है, उन्हें सामान सस्ता मिलता है, उन्हें दारू सस्ता मिलती है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है और उनको यानी रेल भत्ता मिलता है, उन्हें तमाम तरीके के भत्ते मिलते हैं। आखिर बात ये करने वाले कौन है? ये बात करने वाले नेता, ये बात करने वाले देश के वो कर्मचारी जो हमेशा हमेशा सेना से मुकाबला करते हैं। जहां सैनिकों की पेंशन 50% नहीं थी दोस्तों, 73% पेंशन थी और उनकी जो सुविधाएं थी, जो सम्मान है, लगातार गिरता जा रहा है। मैं आपसे युगचरण चैनल के जरिए सवाल पूछता हूं और उनसे भी सवाल पूछता हूं जो सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर वो सवाल इस बात पे क्यों नहीं उठाते कि मैं 8 घंटा नौकरी करता हूं, सेना का जवान 24 घंटे नौकरी करता है। हाँ जी दोस्तों, किसी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हो, सेना का जवान बॉर्डर पर रहता है, साल में 2 बार मुश्किल से अपने बीवी बच्चों की शक्ल देखता है दोस्तों, और आप हमेशा अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हो, 8 घंटा नौकरी करते हो। यदि आपका सर्दी, यदि आपका वेदर खराब हो गया तो आप जाके छुट्टी हो जाती है कि नहीं बच्चों की छुट्टी है, तो आप अपने रजाई में घर में रहते हो। सेना का जवान देखिए कहां पर घूम रहा है, कैसे कप रहा है। वो भी आपके परिवार से हो सकता है, किसी नेता के परिवार के साथ का नहीं हो सकता, किसी क्रिकेटर के परिवार का नहीं हो सकता, लेकिन गरीब जवान, गरीब किसान के परिवार का जरूर हो सकता है और देश के लिए कुर्बान होता है, वो शहीद होता है। आपने देखा होगा, पिछले 10 दिन की मैं बात कर रहा हूं, यदि आपको शर्म आती है तो जरा देखिए। आपने देखा होगा कि कल नक्सलवादी हमले में 9 जवान शहीद हो गए। आपने छत्तीसगढ़ का मामला देखा। आखिर उनका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो यदि आपकी तरह वो 8 घंटे ड्यूटी करते, वो आपसे कुछ नहीं मांगते दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूं, अगली बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इस मौसम की मार की मैं बात कर रहा हूं कि आपकी 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, लगभग 10 जवान ने अपने, शर्म करो, आप उनसे अपनी तुलना करते हो और आप इस बात की बात कहते हो कि जब जवान कुछ मांगता है आपसे तो आप कहते हो कि आपकी 10 साल में 3 बार सैलरी बढ़ाई जाती है। मैं आज बात करूंगा, जवानों को एमएसपी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सवाल उठते हैं, जवानों की कैंटीन को लेकर सवाल उठते हैं, जवानों को फ्री राशन की बात को लेकर सवाल उठते हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये सवाल उठाते हैं वो अपने बच्चे को एक बार सेना में भेजें। 15 साल आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा, भाग कर आओगे, यहां ये कहोगे नहीं भाई मैं रेडी या ठेला या कोई बिजनेस कर लूंगा, लेकिन सेना में नहीं जाऊंगा। और वो सैनिक जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं, इस देश की सुरक्षा करते हैं, आप इनके ऊपर सवाल उठाते हैं, शर्म आना चाहिए। आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहली बार आर्मी हेडक्वार्टर की एक ब्रांच यानी एजीएस ब्रांच ने एक सेना को जवाब दिया है। सेना ने कुछ अपने मुद्दे उठाए थे, गंभीर मुद्दे उठाए थे। पहली बात, वो कभी सुनते नहीं है, मानना तो दूर है, ना ही कोई जवाब देते। जब उन्होंने जवाब दिया और जवाब के फिर ऊपर सैनिकों ने जवाब दिया, वो सुनना होगा आपको। हाँ जी दोस्तों, सुनना होगा, समझना होगा कि सेना का दर्द क्या होता है, सेना के परिवार का दर्द क्या होता है, सैनिक के बच्चे का दर्द क्या होता है, उसकी विधवा क्या दर्द क्या होता है। शायद ये आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब तक आप इसमें घुसोगे नहीं, जब तक आप इस राष्ट्र हित की भावना के साथ देश की सेवा करने के लिए एक बार जाओगे, तो पता चलेगा कि 24 घंटे की नौकरी है और 365 दिन नौकरी है। जवान जब छुट्टी आता है तब नींद लेता है, वो नींद नहीं लेता है दोस्तों, भागता ही रहता है। उसका खाना पीना ड्यूटी भागता रहता है। फिजिकल और मेंटल एक प्रेशर की सिचुएशन रहती है, चाहे वो सिपाही है चाहे वो अधिकारी है। लेकिन यहां बैठ करके जो बातें करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं उन्हें आज हिदायत देता हूं। और जो लोग एमओडी के अंदर बैठे, हाँ जी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है और यहां पर सभी ब्यूरोक्रेट्स और सिविलियन काम करते हैं और उनके नीचे सेना काम करती है, उनका ही रुतबा है, उन्हीं के कहने से, यानी हमें उनसे गुहार लगानी पड़ती है, जरा हमारे लिए पे पेंशन की सुविधाओं में ये समस्या आ रही है, हमारी कोई ये समस्या है तो आप इसका समाधान करिए। हम अपने कमांडरों से नहीं लगाते, क्योंकि हमारे को जिसने वर्दी पहनी है उसको दायित्व मिला है, आप देश की रक्षा करिए और अनुशासन के नाम पर आप चुप रहिए, बोलिए मत। और लगातार इस बात को लेकर आपने देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री जी भी जवानों से मिलने जाते हैं, बड़ा खाना खाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन जवान सिर्फ और सिर्फ सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। और माननीय रक्षा मंत्री जी भी ये कहते हैं कि ये आपके अनुशासन का हिस्सा है, आप तो मुस्कुरा भी नहीं सकते हो। हाँ जी दोस्तों, हाँ, उनकी आप बयान को सुनिए कि आप मुस्कुराने के लिए भी आपको लग रहा है प्रोटोकॉल है, अनुशासन के अंदर है। तो ये हमारा अनुशासन है, अनुशासन की वजह से हम बोल नहीं पाते, लेकिन जब बोलते हैं तो आप सुनते नहीं हो। उसी तरह देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से मिलते हो, कहते हैं, उन्हें सीधा पता है कि आप डरो मत, जो आपकी मांगे हैं
उनके बारे में कहिए, मैं जो भी होगा आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कितना अच्छा लगता है जब हमारे मंत्री जी इस तरीके से बोलते हैं। वहां पर सेना का कोई अधिकारी नहीं होता, वहां पर सिर्फ जवान होते। आप लिख के दे दो, डरो मत। ये वीडियो आपको, ये वीडियो बहुत सारे लाखों लोगों के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचाता है। मैं ये दिल से कह रहा हूं, आप जब भी महसूस कर सकते हो जब आप इसका हिस्सा होगे। जरूर प्रयास करेंगे कि आपकी तकलीफें कम से कम हो और मिनिमम तकलीफ आपको पड़े। आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहां बैठकर अंदाज तो आता है कितनी कठिनाई में आप काम करते हो, परंतु यहां आकर मालूम पड़ता है कि कठिनाई जो दिल्ली में बैठकर सोचते हैं उससे अनेक गुना ज्यादा है। मगर मैं आपको शायद मालूम नहीं होगा, अब 40 साल पुरानी एक समस्या जिसने लगभग 7 करोड़ लोगों के जीवन में अंधेरा करा है, वो समस्या को समाप्त करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। भारत के इतिहास में सीआरपीएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी का नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि नक्सल समस्या को आप लोगों ने। तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं, और जब देने की बारी आती तब मैं इस लेटर का भी जिक्र करूंगा। जो लेटर एजीएस ब्रांच से हमारे ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह जी रिटायर्ड, जो प्रेसिडेंट है आईएसएल, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग। ये आधिकारिक एक संगठन है जो जवानों की मांगे, यानी डीएसडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो एमओडी की एक शाखा है, वहां पर रखती है। चाहे हमारे पे एंड अलाउंसेस की बात हो, पेंशन की बात हो, फैमिली इशू हो, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें रखती है। अब उन्होंने कुछ चीजें रखी थी तो उन्होंने ये जवाब दिया है। जवाब था हमारा वन पेंशन की अनोमलीज को लेके, जवाब था हमारा स्पर्श, जहां से हमारा पेंशन एक डिजिटलाइज हुआ है, उसको लेकर के, जवाब था एडिशनल पेंशन ऑफ, यानी एडिशनल पेंशन की बात थी कि 20% एडिशनल पेंशन कब दी जाए। जवाब था कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसको रिडक्शन किया जाए। जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों के भी मुद्दे होते हैं, सैनिकों के भी मुद्दे हैं, और सैनिकों ने अपने प्लेटफॉर्म से उस मुद्दे को उठाने के लिए बात की। उन्होंने 12 दिसंबर को इसका जवाब दिया कि रिगार्डिंग वन पेंशन ओआरओपी, उन्होंने कहा है कि अब जो सवाल पूछा गया, जो उन्होंने जवाब दिया, जरा आप सुन सकते हो। आप थोड़ा हैरान हो जाओगे कि उनका क्या जवाब था। यानी वहां पर बैठे हुए एक सचिव महोदय का ये जवाब आता है, और ये जवाब हमें पहले से ही मालूम था। इस तरीके के जवाब उन्होंने कहा, ओआरओपी इम्प्लीज द यूनिफॉर्म पेंशन विल बी पेड टू द आर्मड फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग ऑफ द सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस। उन्होंने कहा ओआरओपी का तात्पर्य है कि समान सेवा अवधि के समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों के अनुसार समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो, उनकी दरों में। यानी सीधा ओआरओपी के बारे में हमने पूछा, अनोमलीज के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब पूछ दिया, और ऊपर से जवाब दिया कि आपकी तो 10 साल में 3 बार पेंशन बढ़ोतरी होती है, आपको और क्या चाहिए। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि ओआरओपी पेंशन बढ़ोतरी का नियम है या इक्वलाइजेशन का समानता का नियम है। ये आज सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि आप ओआरओपी के नाम पर हमने आपको झुनझुना दे दिया और खुश करना चाहते हो हमको, लेकिन अब हम इस चीज को तो समझ चुके कि आपने सीधा कहा है, सीधा इस तरीके की बात की है कि आपको, उन्होंने कहा इस योजना के तहत पेंशन का एक कमीशन दिया जाता है। इस प्रकार 10 वर्ष की अवधि में पेंशन में 3 संशोधन किए जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जैसा कि आपको जुलाई 2014 में मिला, और उसके बाद पे कमीशन आपको जनवरी 2016 में मिला, उसके बाद 3 की बात कर रहे हैं कि आपको जुलाई 2019 में, यानी जुलाई 2019 के अंदर ओआरओपी 2 मिली, और जुलाई 2024 में आपको ओआरओपी 3 मिली, यानी 2 ओआरओपी मिली, और 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन मिलेगा। इसकी बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत तो गंभीरता लीजिए। कहां आप क्या दे रहे हैं? ओआरओपी में आपने 3 बार संशोधन किया है। आपने ओआरओपी 2 को देखा, आपने ओआरओपी 3 को देखा। यदि ओआरओपी 2 और 3 में जो आप संशोधन की बात कर रहे हो, मैं उसी संशोधन के तहत आपसे गुहार लगा रहा हूं कि जरा देखिए कि जेसीओ का बढ़ा है। आप नायब सुधार से लगा करके सुबेदार मेजर ऑनरली कैप्टन तक देखिए, क्या 2014 के अंदर जो ओआरओपी 1 में जो आपकी टेबल कह रही है, वही आंकड़े लगभग 10 साल के बाद यथावत, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आप संशोधन की बात कर रहे हो, आप बढ़ोतरी की बात कर रहे हो, आप किस तरीके से बात कर रहे हो? अब उन्होंने ओआरओपी पर गोल जवाब दिया। उन्होंने हवाला दिया कि जो आपकी पॉलिसी है एक और उसके हिसाब से हमने आपको दे दिया है। वर्तमान में उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई 2024 के बाद आपको अगली ओआरओपी 1 जुलाई 2029 को मिलेगी, और इसके बाद 2034 को मिलेगी। हर 5 साल के बाद आपको ओआरओपी का लाभ मिलेगा।
पेंशन संबंधी, और उन्होंने सीधा सीधा क्या है, इस योजना के तहत पे कमीशन का भी लाभ दिया जाएगा। इस तरीके से आपको 10 साल में 3 बार लाभ मिलेगा। जब स्पर्श के बारे में सवाल पूछा गया उनसे, सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया जो आप सुन सकते हो कि स्पर्श इज द सीजीडीए ड्राइवन प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा है कि स्पर्श एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया गया है पेंशनर्स के कि कई पेंशनर्स की पेंशन रुक जाती है। एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं उन्हें कुछ पता नहीं, बहुत पुराने पेंशन हैं जो बैंक से पेंशन ले रहे थे। आज आप बैंक से डाटा लेकर के स्पर्श में कन्वर्ट करिए, उनको सूचना दीजिए, क्योंकि उनके पास कोई चैनल नहीं है, वो कहां जाए। इसलिए कई लोगों की पेंशन अब बंद हो गई, कईयों का जो फैमिली डाटा है वो गलत हो गया, उसको सुधारने के लिए बहुत सारी समस्याएं। उन्होंने इसके लिए कहा है कि जो टीसीएस की जो टीम है लगातार इस पर काम कर रही है और आपको निकट भविष्य में आपको इसके ऊपर संशोधन होगा, ये इजी हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बात किया। फिर बात उनसे पूछा क्या आप 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ाते हो, तो लगभग 80 साल शुरू में ही बढ़ा दीजिए। आप 80 साल खत्म होकर 81 साल में 20% पेंशन बढ़ोतरी का क्या प्रावधान है, इससे कितने लोग आपके जिंदा रहते हैं जो 80-81 साल तक है। उन्होंने बोला ये पॉलिसी है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मूलतः 20, 30, 40, 50 और 100% पेंशन बढ़ाने का जो प्रावधान है, और वो लगभग उन्होंने बोला है कि आपकी 80 साल कंप्लीट, 85 साल कंप्लीट, 90 साल कंप्लीट, 95 साल कंप्लीट और 100 साल कंप्लीट के बाद आपकी 100% पेंशन की बढ़ोतरी है। जैसा कि आप इस मामले को समझ सकते हो कि संसदीय समिति की रिपोर्ट कह रही है कि 65 साल के बाद 5% क्यों ना बढ़ोतरी कर दी जाए, और इसकी वित्त मंत्रालय में रिपोर्ट अटकी हुई है। अब मैं बात करूंगा पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली है। इन्होंने कहा है कि जैसे कि आप सेना से जो रिटायर्ड होते हैं 50% अपने पेंशन का हिस्सा को कम्यूट कराते हैं और एक लमसम अमाउंट लेते हैं, और उसकी रिकवरी 15 साल तक होती है। क्यों ना उन्होंने कहा इसको 12 साल में ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि 10 साल 10 महीने में आप इंटरेस्ट के साथ, जो नॉर्मल अभी इंटरेस्ट है उसके साथ आप भुगतान कर लेते हो, लेकिन बकाया आप जो 3 साल लेते हो वो उनका, आप समझ रहे हो, उनका जो गाड़ी मेहनत की कमाई वो आप उनसे ले रहे हो। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेड मूल्य को बहाल करने की याचिका के आधार पर एएफटी नई दिल्ली 24 जुलाई 2024 के अपने आदेश के माध्यम से निर्देश दिया था कि 12 वर्षों के बाद पेंशन की वसूली पर रोक लगाई जाए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर 2024 के आदेश के माध्यम से रोक लगा। उन्होंने कहा यह मामला चल रहा है, मामला कोर्ट में है, जैसा ही कुछ डिसीजन मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वैसा ही हम सैनिकों को लागू करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए युगचरण चैनल, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।